रात का समय था। सर्द हवाएं हल्के हल्के पेड़ों की पत्तियों को छू रही थीं और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। गांव की गलियां, जो दिन में बच्चों की हंसी और बूढ़ों की बातों से भरी रहती थीं, अब एक अजीब सी खामोशी में डूबी थीं। हमारे पुराने मकान की खिड़की से बाहर का नजारा कुछ ऐसा था कि जैसे दुनिया रुक सी गई हो। मैं, रिया, अपने कमरे में बैठी अपनी बहन अनन्या की डायरी पढ़ रही थी। अनन्या मेरी छोटी बहन थी और उसकी डायरी में लिखे शब्द मुझे बार बार परेशान कर रहे थे। वो सपना फिर आया, वो काला साया, वो ठंडी सांसें, वो आंखें जो मुझे घूरती हैं। मैं डर रही हूँ, रिया। मुझे लगता है वो सपना सच होने वाला है। अनन्या पिछले कुछ महीनों से एक ही सपने की बात करती थी। शुरू शुरू में मैंने इसे बच्चों का वहम समझा। आखिर वो सिर्फ 16 साल की थी। लेकिन उसकी आंखों में डर, उसकी आवाज में कंपकंपी और उसकी नींद में बड़बड़ाहट मुझे धीरे धीरे यकीन दिलाने लगी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उसका सपना कोई साधारण सपना नहीं था। हमारा गांव नीलपुर, हिमाचल की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था। यहाँ की हवा में एक रहस्यमयी सुगंध थी जो पहाड़ों की ठंडक और जंगलों की सनसनाहट से मिलकर बनी थी। लेकिन गांव के बूढ़े बुजुर्ग अक्सर रात में घर से बाहर न निकलने की हिदायत देते थे। जंगल में कुछ है, वे कहते, कुछ ऐसा जो इंसानों की समझ से परे है। मैंने हमेशा इन बातों को अंधविश्वास समझा, लेकिन अनन्या के सपनों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उस रात मैंने उसकी डायरी बंद की और उससे बात करने का फैसला किया। अनन्या अपने कमरे में थी, बिस्तर पर लेटी हुई, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी उंगलियां कंबल को कसकर पकड़े हुए थीं। वो चुप रही। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वो किसी दौड़ से अभी अभी लौटी हो। मैंने उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा। उसकी हथेली ठंडी थी, बर्फ सी। वो फिर आया, दी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वो साया, वो मुझे बुला रहा था। कौन साया? तूने सपने में क्या देखा? मैंने पूछा, कोशिश करते हुए कि मेरी आवाज में डर न झलके। उसने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और मुझे देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। डर, हाँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक अनजाना सत्य जो उसे खा रहा था। वो एक आदमी था, दी। लेकिन वो आदमी नहीं था। उसकी आंखें, वो खाली थीं, लेकिन फिर भी मुझे देख रही थीं। उसने मेरा नाम पुकारा। उसने कहा कि वो मुझे लेने आएगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अनन्या की बातें सुनकर मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। मैंने उसे गले लगाया और कहा, ये सिर्फ सपना है, अनन्या। सपने सच नहीं होते। लेकिन मेरे शब्द खोखले थे, क्योंकि उस रात जब मैं अपने कमरे में लौटी, मुझे खिड़की के बाहर कुछ दिखा। एक काला साया जो पेड़ों की छाया में छिपा हुआ था। वो हिला नहीं, न ही कोई आवाज की, लेकिन मुझे लगा जैसे वो मुझे देख रहा हो। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि मुझे अनन्या के सपनों के बारे में और जानना होगा। गांव में एक बूढ़ी औरत थी, मालती दादी, जो पुरानी कहानियां और लोककथाएं सुनाने के लिए मशहूर थी। लोग कहते थे कि वो जंगल की आत्माओं से बात कर सकती थी। मैंने अनन्या को साथ लिया और मालती दादी के घर की ओर चल पड़ी। मालती दादी का घर गांव के आखिरी छोर पर था, जहां से जंगल शुरू होता था। उनका घर पुराना था, लकड़ी और पत्थर से बना, जिसकी दीवारों पर समय की धूल जमी थी। हमने दरवाजा खटखटाया और कुछ ही पलों में दादी ने दरवाजा खोला। उनकी आंखें गहरी थीं, जैसे वो आपकी आत्मा तक देख सकती हो। क्या बात है, रिया? उन्होंने पूछा, हमें अंदर बुलाते हुए। मैंने अनन्या के सपनों के बारे में बताया। जैसे जैसे मैं बोलती गई, दादी की आंखें सिकुड़ती गईं। जब मैंने उस काले साए का जिक्र किया, दादी ने अनन्या की ओर देखा और कहा, तुझे उसका नाम सुनाई दिया? अनन्या ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ। उसने अपना नाम बताया। वो कहता था कि उसका नाम कालदेव है। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, कालदेव कोई साधारण आत्मा नहीं है, बच्ची। वो इस जंगल का रखवाला है। लेकिन वो क्रूर है। वो उनसे बदला लेता है जिन्होंने जंगल का अपमान किया। मैंने पूछा, लेकिन अनन्या ने तो कुछ नहीं किया। वो तो बस एक बच्ची है। दादी ने मेरी ओर देखा और कहा, कभी कभी आत्माएं बेकसूरों को भी चुन लेती हैं। लेकिन इसके पीछे कोई वजह होती है। तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसा हुआ होगा जो कालदेव को गुस्सा दिला गया। उस रात जब हम घर लौटे, अनन्या की हालत और खराब हो गई। वो बार बार चीख रही थी, जैसे कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने माँ पापा को बताया, लेकिन उन्होंने इसे अनन्या का मानसिक तनाव समझा। लेकिन मुझे यकीन था ये कोई बीमारी नहीं थी। कुछ और था, कुछ ऐसा जो हमारे घर की दीवारों में, हमारे आसपास की हवा में और शायद हमारे खून में था।